एक्टिविटी 5.6 लेट अस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब हम एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। टेक ए प्लास्टिक स्केल, प्लास्टिक का स्केल लेना है हमने, और एक प्लास्टिक स्ट्रॉ भी ले सकते हो आप। ए पीस ऑफ पॉलीथीन लेना है हमने रब करने के लिए, और स्मॉल पीस ऑफ पेपर्स लेने हैं, जो छोटे पेपर्स होते हैं ना, स्मॉल पीस ऑफ पेपर्स, हमने पेपर्स के फाड़े हुए होते हैं वो लेने हैं हमने। ठीक है, और रब प्लास्टिक स्केल स्ट्रॉ विगरसली, उसको विगरसली आपने उसको पॉलीथीन से रब कर लेना है। ठीक है, आपने प्लास्टिक स्केल को, हमने प्लास्टिक स्केल ले लिया, उसको हमने रब कर लेना पॉलीथीन से। डू नॉट टच द रब्ड पार्ट, मतलब जो रब्ड पार्ट है उसको आपने टच नहीं करना विद योर हैंड्स और एनी मेटल ऑब्जेक्ट, और ना ही किसी मेटल ऑब्जेक्ट को के साथ उसको टच करना है। ठीक है, नाउ ब्रिंग इट क्लोज टू द स्मॉल पीस ऑफ पेपर प्लेस्ड ऑन अ टेबल। अब हमने क्या करना है, उसी स्केल को हमने लेकर के जाना है स्मॉल पीस के पास, जो पेपर टेबल पे पड़े हैं ना उनके पास लेके जाना है। टेकिंग केयर नॉट टू टच द पेपर पीसेस, पेपर पीसेस को भी आपने टच नहीं करना। डू यू नोटिस समथिंग सरप्राइजिंग। अब होता क्या है, जैसे ये एक स्केल बना हुआ है, ठीक है, इसमें पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज भी होते हैं। ठीक है, ये न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होता है, मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे। ठीक है, जब हम इसको किसी भी पॉलीथीन से रब करते हैं, पॉलीथीन से रब करेंगे, जो कुछ पॉजिटिव चार्ज जो होंगे, जैसे पॉलीथीन है, जैसे पॉलीथीन के कुछ नेगेटिव चार्ज जो होंगे वो पॉलीथीन के मतलब इसके ऊपर स्केल के ऊपर आ जाएंगे, कुछ नेगेटिव, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया ना, इसके पास ज़्यादा नेगेटिव आ गए, मतलब वैसे तो वो न्यूट्रल है, इसके पास 3 नेगेटिव और आ गए, मतलब 3 नेगेटिव और मिल गए इसको, चाहे आप 4 नेगेटिव लिख सकते हो, 5 नेगेटिव मिल गए, मतलब समझने के लिए है ये, अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए है। और जो क्लॉथ था, क्लॉथ के पास पॉजिटिव हो गया, क्लॉथ क्या होगा, वो पॉजिटिव ही चार्ज हो गया, क्योंकि उसके पास कम नेगेटिव है। अब पहले तो उसके पास 6 नेगेटिव, वो कुछ नेगेटिव इसके पास चले गए, तो अब जो क्लॉथ है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो होगा क्या, जो हमारा स्केल है, स्केल नेगेटिवली चार्ज हो गया हुआ है, और जो पेपर है, पेपर के पीस होते हैं वो पॉजिटिव, पहले तो ऐसे थे, नेगेटिव थे और पॉजिटिव, नेगेटिव थे और ऐसे पॉजिटिव थे। ठीक है, जैसे ही हमने स्केल को पास लेकर के गए, जो नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव जो हो गए वो अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव जो होगा वो अट्रैक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो पेपर है वो चिपक जाएगा। ठीक है, वो स्केल के साथ चिपक जाएगा, क्योंकि इसके पास जो नेगेटिवली चार्ज हो गया था, और ये जो स्केल को, जो उसके में पॉजिटिव चार्ज होगा ना, वो उसके साथ अट्रैक्ट हो जाएगा। ये समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए है, होता है ऐसे ही है। द पेपर पीस गेट पुल्ड टूवर्ड्स द प्लास्टिक स्केल, जो पेपर पीस होंगे ना, ये देखो चार्ज वाला प्लास्टिक स्केल हो गया हुआ था, वो चार्ज हो गया हुआ था। ठीक है, अट्रैक्ट किया उसने स्मॉल पेपर को, क्योंकि उसके पास जो पॉलीथीन का कुछ जो चार्ज था, पॉलीथीन के, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव जो होते हैं ना, ये जो इसमें पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं और नेगेटिव चार्ज भी होते हैं। इसकी कहानी जो होती है ना, वो मैग्नेट की तरह ही होती है, जैसे मैग्नेट के जो लाइक पोल्स जो हैं वो रिपेल करते हैं, और अनलाइक पोल्स जो अट्रैक्ट करते हैं, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, और जो नेगेटिव होते हैं वो क्या करते हैं, वो रिपेल करते हैं। ठीक है, द पेपर पीस गेट पुल्ड टूवर्ड द प्लास्टिक स्केल स्ट्रॉ एंड द स्टिक्स टू इट व्हेन इट्स ब्रॉट क्लोज टू द पेपर पीस। जब हमने पेपर पीस के पास लेकर के गए प्लास्टिक स्केल को, तो जो कुछ स्टिक्स जो थे ना वो पुल्ड हो गए, जो प्लास्टिक के स्केल के ऊपर पेपर पीस जो हो गए वो पुल्ड हो गए और स्टिक हो गए और चिपक गए। ठीक है, आप करके देखना, किसी भी चीज़ के साथ, क्लॉथ के साथ रब करके, उसके बाद आप पेपर पीस के पास लेकर के जाओगे तो पेपर पीस जो होते हैं ना वो चिपक जाते हैं ऊपर ना, उसके स्केल के ऊपर। ठीक है, वाई डज दिस हैपन, इसका बात मैंने अभी आपको समझाई थी कि ये क्यों हुआ। व्हेन टू ऑब्जेक्ट ऑफ सर्टेन मटेरियल्स आर रब टुगेदर, इलेक्ट्रिकल चार्ज बिल्डअप, उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज बिल्डअप हो गया ऑन देयर सरफेस, जब रब हुए तो उनके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज ही बिल्डअप हो गया ना। दीज चार्ज आर कॉल्ड स्टैटिक चार्ज, इस चार्ज को क्या कहा जाता है, स्टैटिक चार्ज कहा जाता है। एज दे डू नॉट मूव बाय देमसेल्व्स, ये जो है ये मूव नहीं करता इसमें, बस ऐसे है कि एक जो पॉजिटिवली चार्ज है वो नेगेटिवली चार्ज, मतलब क्लॉथ का जो नेगेटिव था वो उसके साथ चिपक गया, जिसकी वजह से जो पॉजिटिव था वो फुली नेगेटिवली चार्ज हो गया। पहले तो वो न्यूट्रल ही होता है ना, जब कोई चीज़ नहीं चिपक रही होती तो वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, द ऑब्जेक्ट दैट ओकर स्टैटिक चार्ज इज कॉल्ड चार्ज ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट्स जो हैं जो ओकर करते हैं स्टैटिक चार्ज, उसको क्या कहा जाता है, उसको चार्ज ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ये चार्ज ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट, जो चार्ज ऑब्जेक्ट होते हैं ना वो अट्रैक्ट करते हैं। दैट इज एक्सर्ट ए फोर्स ऑन अनचार्ज ऑब्जेक्ट, जो अनचार्ज ऑब्जेक्ट होते हैं ना उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं। मेड ए सर्टेन मटीरियल्स, जो कि सर्टेन मटीरियल से बने होते हैं, सच ए स्मॉल पीस ऑफ पेपर, जैसे कि स्मॉल पीस ऑफ पेपर थे। दिस फोर्स कम इन टू प्ले इवन व्हेन द बॉडीज आर नॉट इन कॉन्टैक्ट, जबकि बॉडी ये फोर्स है ये कब हुई,
कब प्ले हुई, जब वो कॉन्टैक्ट में नहीं आ रहे थे, वो दूर खड़े हुए थे, उसने सीधा अट्रैक्ट कर लिया अपनी तरफ पेपर्स को, ठीक है। स्केल ने अपनी तरफ, तो कॉन्टैक्ट में तो नहीं आए, टच तो नहीं ना किया, बिना टच किए ही वो जो फोर्स वो एग्जर्ट हुई, ठीक है। इसी वजह से लेट अस डू अनदर एक्टिविटी विद ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल। अब हम डिफरेंट मटेरियल की और एक्टिविटी कर लेते हैं, जैसे कि एक्टिविटी 5.7 है, लेट अस एक्सपेरिमेंट। इसको हम देख लेते हैं। टेक 2 बलून्स। अब हमने 2 बलून्स ले लेने हैं, अ लेंथ ऑफ थ्रेड एंड अ वूलन क्लॉथ, एक वूलन क्लॉथ ले लेना है। इन्फ्लेट 2 बलून्स एंड हैंग दैम इन सच ए वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर। इस तरह हैंग करना है कि वो दोनों टच ना कर सकें एक दूसरे को, एज शोन इन द फिगर, जैसे कि फिगर में शोन किया गया है, इन फिगर में 5.9 में। रब बोथ बलून्स विद वूलन क्लॉथ्स। इसको आपने वूलन क्लॉथ के साथ रब कर लेना है, एक वूलन क्लॉथ लेना है और उसको बलून के साथ रब कर लेना है। एंड रिलीज दैम, बी केयरफुली नॉट टच द रब्ड बलून विद योर फिंगर्स। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। आप क्या ऑब्जर्व करोगे। अब जैसे बलून था, ठीक है, बलून, अब मान लो इसके पास पॉजिटिव चार्ज था, नेगेटिव था, पॉजिटिव था और नेगेटिव था, पॉजिटिव था और नेगेटिव था, ठीक है। इसके पास जो थे, मतलब हमने मान लिए इसके पास 10 पॉजिटिव थे और 10 ही नेगेटिव थे, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, जब हमने क्लॉथ के साथ इसको रब किया, क्लॉथ के साथ रब किया, तो जो इसके कुछ जो नेगेटिव थे वो उस क्लॉथ के साथ चिपक गए, ठीक है, वो इस क्लॉथ के साथ चिपक गए। तो इसके पास क्या हो गया, अब ये पॉजिटिवली चार्ज बन गया। ये पॉजिटिवली चार्ज कैसे बन गया, क्योंकि इसके पास 10 पॉजिटिव रह गए और 8 नेगेटिव रह गए, तो ये पॉजिटिवली चार्ज बन गया। इसके पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ठीक है। और जो सेकंड वाला बलून था वो भी इसी तरह, वो पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है। जब इसको रब किया तो वो भी पॉजिटिवली चार्ज बन गया। ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, हमें पता है पॉजिटिव और पॉजिटिव रिपेल करते हैं एक दूसरे को, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे जब क्लॉथ को हम इन पे रब करेंगे। बट जो क्लॉथ था, क्लॉथ के पास अब नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गए, तो वो क्या बन गया, वो नेगेटिव चार्ज बन गया क्लॉथ, क्योंकि उसके पास नेगेटिवली चार्ज ज़्यादा आ गए, क्योंकि उसने इसमें से नेगेटिव चार्ज ले लिए, ठीक है ना। तभी तो 8 नेगेटिव रह गए इसके पास, ठीक है ना। बलून, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है, भी बलून के पास 8 नेगेटिव रह गए और उसने क्लॉथ ने कुछ नेगेटिव अपने पास ले लिए, तो वो हाईली नेगेटिव बन गया, ठीक है। ये समझने के लिए है सब, और होता ये ऐसे ही है। अगर आप देखोगे तो इनमें होता ऐसे ही है, जो पॉजिटिव नेगेटिव जो होते हैं ना, वो रिपेल करने लग जाते हैं बलून। जब हम रब करते हैं तो बाद में वो रिपेल करने लग जाते हैं एक दूसरे से। इसमें पढ़ेंगे हम, इसमें आएगा आगे जा करके। वी ऑब्जर्व दैट बलून मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। देखा, जो बलून है वो मूव करने लग गए, एक दूसरे से अलग हो गए, क्योंकि वो ये भी पॉजिटिव चार्ज बन गया, ये भी पॉजिटिवली चार्ज बन गया, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज बन गए, क्योंकि इसका कुछ नेगेटिव जो था वो कपड़े पे लग गया, इसका भी कुछ नेगेटिव जो था वो कपड़े पे लग गया, ये भी पॉजिटिव बन गया। बट लेकिन जो क्लॉथ था वो क्या बन गया, वो हमारा नेगेटिवली चार्ज बन गया, क्योंकि उसके पास ज़्यादा नेगेटिव हो गए, ठीक है। ये समझने के लिए है, ये अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए सारा टॉपिक इसके ऊपर बेस है, आप अच्छी तरह से समझ लेना, ठीक है। अदर एज इफ़ देयर आर रिपेलिंग ईच अदर। तो ये क्या कर रहे हैं, ये दोनों के दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे और ये रिपेल करेंगे। नाउ ब्रिंग द वुलन क्लॉथ यूज्ड फॉर रबिंग द बलून क्लोज टू द वन ऑफ द रब्ड बलून। व्हाट इज़ हैपन। तो क्या होगा अगर आप उस वुलन क्लॉथ को इनके पास लेकर के आओगे। जब आप ये देखो, ये रिपेल हो रहे हैं, ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ठीक है। ये देखो, ये दिखाया गया है 2 चार्ज बलून्स रिपेलिंग ईच अदर। दे, जब हम वुलन क्लॉथ को इनके पास लेकर के आएंगे, दे मूव टूवर्ड ईच अदर। तो क्या होगा, जो बलून है और जो क्लॉथ है वो एक दूसरे के, क्योंकि क्लॉथ जो है वो क्या है, वो तो नेगेटिवली चार्ज है, और जो बलून जो है ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये दोनों ऑपोजिट चार्ज है, तो ये दोनों के दोनों अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। दे मूव टूवर्ड्स एंड अट्रैक्ट। एंड व्हाट डू वी इन्फर फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन। इससे हमने क्या कंक्लूड किया, क्या हमने सोल्यूशन निकाला इसमें से। वी फाउंड दैट द 2 सिमिलरली चार्ज बलून रिपेल्ड ईच अदर। जो सिमिलरली चार्ज थे, पॉजिटिव थे, उन्होंने रिपेल किया एक दूसरे को। वेयर एज चार्ज्ड बलून जो थे, जैसे कि वूलन क्लॉथ हो गया, एक जो चार्ज बलून था और एक वूलन क्लॉथ था जिसको हमने बलून के साथ रब किया था, with which the balloon was rubbed, attract each other. Does this indicate that charge on the balloon of the different kind of the charge of the woolen cloth? Yes. इसका मतलब यही हुआ कि जो बलून का जो चार्ज है वो डिफरेंट है और जो क्लॉथ का चार्ज है वो डिफरेंट है, ठीक है। Does it means that there are 2 kinds of electric charge? मतलब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 2 kinds of electrical charge होते हैं। यस, यहाँ पे 2 kinds of electrical charge होते हैं।
since the balloon were charged in the same way we can say that they have got similar charge। क्यों? क्योंकि सिमिलर चार्ज होंगे तभी तो ये रिपेल करेंगे एक दूसरे को, क्योंकि सिमिलर चार्ज हमेशा रिपेल करते हैं और जो ऑपोजिट चार्ज होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। As the similarly charged balloon repel each other, we can infer that the similarly charged repel each other. Both the rubbing objects and the rubbed object get charged। both जो rubbing object है और जो rubbed है ये जो हो जाते हैं ये चार्ज हो जाते हैं, जो rubbed जो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। बट दे ऑक्वायर ऑपोजिट काइंड ऑफ चार्ज, बट लेकिन इनके पास जो होता है ना वो ऑपोजिट काइंड ऑफ चार्ज होता है। देयर अट्रैक्शन शो दैट द ऑपोजिट काइंड ऑफ चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। जो इनका वूलन क्लॉथ का जो अट्रैक्शन दिखा रहे थे ना, जो रबिंग ऑब्जेक्ट था और रब्ड ऑब्जेक्ट जो हमारा बलून है, उनका जो अट्रैक्शन था ऑपोजिट काइंड ऑफ चार्ज था, अट्रैक्ट कर रहे थे वो ईच अदर को। दे टू काइंड ऑफ स्टैटिक चार्ज आर सेड टू बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो ये टू चार्जेस होते हैं जो उस रब्ड ऑब्जेक्ट और रबिंग जो ऑब्जेक्ट था उन दोनों में जो पॉजिटिव और जो चार्जेस आते हैं ना स्टैटिक चार्ज, उनको पॉजिटिव और नेगेटिव के नेम से जाना जाता है। ठीक है, उनको पॉजिटिव और नेगेटिव कहा जाता है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज्ड बॉडी ऑन अनदर चार्ज्ड बॉडी एंड अनचार्ज्ड बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। जो कि फोर्स एक्सर्ट होती है चार्ज बॉडी पे ऑन अनदर चार्ज्ड बॉडी और अनचार्ज्ड बॉडी, जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है जहाँ एक तो पॉजिटिवली चार्ज है और एक नेगेटिवली चार्ज है, जो उनमें फोर्स एक्सर्ट हो रही है ना उसको क्या कहते हैं, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। इट इज़ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये भी क्या है, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम अ स्टेप फर्दर। when the charge move they constitute an electric current on the electrical circuit। जब चार्ज मूव हो रहा है ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रिक करंट जो है कॉन्स्टिट्यूट करता है और एक इलेक्ट्रिकल सर्किट के ऊपर। इट इज़ द सेम करंट विच मेक ए लैम्प ग्लो और जनरेट ए हीटिंग इफेक्ट और अ मैग्नेटिक इफेक्ट। ये वो करंट है जो कि एक लैम्प को ग्लो करने में और जनरेट करने में हीटिंग इफेक्ट को और मैग्नेटिक इफेक्ट को का काम करता है। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिक करंट ये वो करंट होता है जो कि एक लैम्प को ग्लो करता है और एक जनरेट करता है हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट। उसके बाद आता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। लेट अस एक्सप्लोर। अब हम ग्रेविटेशनल फोर्स को देखेंगे। लेट अस एक्सप्लोर। टेक ए बॉल एंड थ्रो इट वर्टिकली अपवर्ड। हमने क्या करना है, हमने एक बॉल ले लेनी है, उसको हमने थ्रो करना है वर्टिकली अपवर्ड। डज इट कम डाउन, क्या ये नीचे आ जाएगी, क्या वो नीचे आएगी। नाउ थ्रो इट अगेन। अब हमने फिर से उसको ऊपर भेजना है, मतलब फिर थ्रो करना है अगेन हमने, बट दिस टाइम हार्डर। अब हमने ज़्यादा स्पीड से उसको ऊपर मतलब थ्रो करना है। डज इट स्टिल फॉल बैक डाउन और टू द ग्राउंड, क्या उसके बाद वो फिर फैल डाउन हो गई और बैक आ गई नीचे ग्राउंड के ऊपर। थिंक अबाउट द डिफरेंट सिचुएशंस। आपने डिफरेंट सिचुएशंस को देखना है। अराउंड यू वेयर एनी ऑब्जेक्ट थ्रो अप इन एनी डायरेक्शंस। आपने सारी डिफरेंट सिचुएशंस जो है हमें यहाँ पे दिखाई गई हैं। फाइनली फॉल और कम बैक टू द ग्राउंड और फ्लोर। जैसे कि यहाँ पे रेजर दिखाई गई है, रेजर नीचे गिर रही है। यहाँ पे एप्पल जो मतलब जैसे ऑरेंज है वो दिखाए गए हैं, वो नीचे गिर रहा है। ठीक है, अब जैसे ये लड़की फॉल हो रही है वो भी नीचे गिर रही है, ये बॉल नीचे गिर रही है, मतलब ये सब दिखाया गया है। सम ऑब्जेक्ट फॉलिंग टुवर्ड द अर्थ, मतलब जो ऑब्जेक्ट हैं वो नीचे के जो अर्थ के ऊपर गिर रहे हैं उनके बारे में दिखाया गया है। वाई डू ऑल द ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड द अर्थ, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट हैं वो नीचे क्यों गिरते हैं, ये लड़का कह रहा है। इज देयर एनी फोर्स विच एक्ट ऑन देम एंड हु एक्सर्ट दिस फोर्स, व्हाट एक्सर्ट दिस फोर्स, मतलब वो कह रही है कि क्या यहाँ पे कोई फोर्स होती है। हाँ, यहाँ पे एक फोर्स होती है, तो इसको क्या कहेंगे, यस, यहाँ पे एक फोर्स होती है जो कि एक्सर्ट होती है, जो कि उसको नीचे फेंकती है। ठीक है, अब तो ये तो हमें पता है कि वो नीचे आते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट जाता है। सिंस ऑल द ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो फॉल टुवर्ड द अर्थ होते हैं, ये तो हमें पता लग गया कि वो नीचे आते हैं। इट मीन्स, इसको हम क्या कहेंगे, इट मीन्स द अर्थ अट्रैक्ट दैम, मतलब जो अर्थ है वो क्या कर रही है, वो अट्रैक्ट कर रही है उनको। द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट टुवर्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। उसको क्या कहा जाता है, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट बाय द अर्थ, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किससे एक्सर्ट होती है, वो अर्थ से होती है। इज आल्सो कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी और सिंपली ग्रेविटी, उसको ग्रेविटी कहा जाता है या फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहा जाता है। सिंस द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट विदाउट कॉन्टैक्ट,
अब ये भी ठीक है कि विदाउट कॉन्टैक्ट हो रही है, ये भी फोर्स है ना। विद द ऑब्जेक्ट इट अट्रैक्ट, ये अट्रैक्ट करती है क्योंकि ये अट्रैक्टिव फोर्स होती है। इट इज़ नॉट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज एन अट्रैक्टिव फोर्स, मतलब ये क्या है, ये मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है ना, ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होती हैं। बट लेकिन मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती हैं वो अट्रैक्टिव भी होती हैं और वो रिपल्सिव भी होती हैं। वो हमने अभी देखा, हमने देखा था ना, वो इलेक्ट्रॉन्स का पॉजिटिव और नेगेटिव होती हैं, और रिपल्सिव जो लाइक पोल्स हैं वो अट्रैक्ट करते, मतलब जो लाइक पोल्स हैं वो रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो जो ऐसे कि अनलाइक जो मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हैं विच कैन आइदर बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, ठीक है। यू माइट हैव नोटिस दैट when an object is dropped from the height, it makes a straight vertical path downward before touching the ground, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन जैसे कि एक बॉल है, बॉल ऊपर जा रही है, वो ऊपर जाएगी और यहाँ पे ऊपर जा करके इसकी स्पीड जो है वो थोड़ी थोड़ी कम होती जाएगी, डिक्रीज़ होती जाएगी, क्योंकि नीचे से फोर्स लग रही है, नीचे से फोर्स लग रही है, अर्थ लगा रही है ना नीचे पे फोर्स जो ग्रेविटी की, तो वो उसको डिक्रीज़ कर रही है उसकी स्पीड को, स्पीड जाएगी और एक यहाँ पे एक टाइम ऐसा आएगा कि ये यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। स्टॉप होकर के फिर वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऐसे ही होता है कि ये पहले अर्थ जो है वो हो क्यों रहा है, ये अर्थ की ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड द ऑब्जेक्ट मूव अप स्ट्रेट लाइन एंड स्लो डाउन एंड स्टॉप मोमेंटली, और कुछ मोमेंट के लिए वो स्टॉप हो जाता है एट द टॉप, यहाँ पर जाकर के वो स्टॉप हो जाता है एट द टॉप, एंड देन टेक ए स्ट्रेट वर्टिकल पाथ डाउनवर्ड, उसके बाद वो नीचे आ जाता है, ठीक है। मतलब कि उस टाइम उसकी जो स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है। वाइल गोइंग अप द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट गोज ऑन डिक्रीज टिल द ऑब्जेक्ट कम इन टू स्टॉप, द डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज एंड वाइल कमिंग डाउन द स्पीड गोज ऑन इंक्रीजिंग। यही मैंने बोला है कि जैसे पहले ऑब्जेक्ट जैसे वो ऊपर जा रहा था, गोइंग अप जा रहा था, तो स्पीड we say that the object undergo a vertical motions when it move in the vertical direction under the influence of gravitational force, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि जो पहले क्या होता है, जब जो स्पीड होती है ना वो डिक्रीज़ होती जाती है, जैसे ऊपर जाता है कोई ऑब्जेक्ट, डिक्रीज़ क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ नीचे से फोर्स लग रही है, और जैसे वो ऊपर जा करके स्टॉप हो जाती है, स्टॉप होने के बाद जब वो नीचे आती है, कमिंग डाउन आती है, तो उसकी स्पीड जो है ना वो गोज ऑन इंक्रीजिंग, उसकी स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। वी से दैट द अंडरगो द वर्टिकल मोशंस which when it move in vertical directions under the influence of the gravitational force, ठीक है। तो ये does the earth pull every object with equal force, क्या वो जो अर्थ जो है वो पुल करती है हर चीज़ को इक्वल फोर्स के साथ? नो। तो इसका आंसर क्या आएगा? नो। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है 5.5 वेट एंड इट्स मेजरमेंट। अब हम देखेंगे वेट और उसकी मेजरमेंट के बारे में। वेट एंड इट्स मेजरमेंट, अब हमने देखना है वेट के बारे में पढ़ेंगे और उसकी मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, कैसे उसको मेज़र किया जाता है, ठीक है। द फोर्स विथ विच द अर्थ पुल, ठीक है, एक मिनट वेट, अब लिख लेते हैं। द फोर्स विथ विच द अर्थ पुल एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है, अर्थ उसको पुल करती है अपने तरफ, किसी भी चीज़ को पुल करती है अपने तरफ, जो फोर्स लगाती है अर्थ, उसको क्या कहा जाता है? उसको वेट कहा जाता है उस ऑब्जेक्ट का। मतलब जो अर्थ जो है ना, जिस फोर्स से खींचती है अपनी तरफ, ठीक है, अर्थ जो जिस फोर्स से किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है ना, किसी भी, वो उस ऑब्जेक्ट का वेट होता है, ठीक है। द वेट मेजर हाउ स्ट्रांगली एन ऑब्जेक्ट इज पुल्ड बाय अर्थ। वेट क्या है? वेट जो है वो मेज़र कैसे किया जाता है कि वो कितनी स्ट्रांगली जो वो ऑब्जेक्ट है वो पुल किया गया है अर्थ के द्वारा, ठीक है, कि उस अर्थ ने कितनी स्ट्रांगली उसको पुल किया हुआ है, वही वेट को मेज़र किया जाता है उस तरह से, ठीक है। वेट मतलब ऐसा नहीं होता जैसे वेट कह दिया कि केजी और ग्राम, आप सोचते होगे कि ग्राम केजी ये जो वेट होता है ऐसे होता है, बट लेकिन ऐसे वेट नहीं होता। वेट जो होती है वो फोर्स होती है, जिस फोर्स से अर्थ जो है अपनी तरफ खींचती है किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है। सिंस द वेट इज़ द फोर्स, सो फिर वेट क्या हो गया? वो फोर्स है, ठीक है। वेट इज़ ए फोर्स, इट इज़ मेजर इन द सेम यूनिट एज दैट फोर्स। ये जो मेज़र किया जाता है किस यूनिट से? जिस यूनिट से फोर्स जो है मेज़र होती है। देयरफॉर एसआई यूनिट ऑफ वेट इज़ न्यूटन। तो फिर एसआई यूनिट जो वेट का है वो क्या है? वो न्यूटन है, ठीक है। Let us now try to find out if the earth pull every object with equal force, ठीक है। Let us now try to find out
इफ़ अर्थ पुल एवरी ऑब्जेक्ट विद इक्वल फोर्स, उसको हम देखते हैं कि वो इक्वल फोर्स से ऑब्जेक्ट जो करती है, नहीं मतलब अलग अलग फोर्स से करती है, तो कैसे होता है ये देखना है हमने, ठीक है। अब ये तो पॉसिबल नहीं ना होता कि किसी भी ना स्प्रिंग देखना होता है ना। अब हम एक्टिविटी देख लेते हैं 5.9, लेट अस एक्सप्लोर, उसके बारे में जान लेते हैं। लेट अस एक्सप्लोर, टेक ए स्प्रिंग, एक स्प्रिंग लेना है और एक फ्यू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट मासेस के ऑब्जेक्ट ले लेने हैं, जैसे कि पेंसिल बॉक्स हो गया, टिफिन बॉक्स हो गया और एक स्मॉल स्टोन हो गया, मतलब सबको ले लेना है हमने अलग अलग वेट के, जो जो उसके होते हैं मासेस के होते हैं ना, डिफरेंट मासेस के होते हैं सॉरी, वो ऑब्जेक्ट हमने ले लेने हैं। हैंग वन एंड ऑफ द स्प्रिंग फ्रॉम अ नील, मतलब जो वन एंड है उससे हैंग कर देने हैं। फ्रॉम द अदर एंड, मतलब अदर एंड हैंग एन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्व द स्प्रिंग, हमने एक एंड के साथ उनको मतलब जो है हैंग कर देना है और हमने उसको स्प्रिंग को देखना है कि वो स्प्रिंग स्ट्रेच हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। डज द स्प्रिंग स्ट्रेच, मतलब हमने ये देखना है डज द स्प्रिंग स्ट्रेच, मतलब क्या ये स्प्रिंग है वो स्ट्रेच हो रहा है, तो ये देखना है हमने, ठीक है। कि नाउ हैंग द अदर ऑब्जेक्ट को वन बाय वन हमने देखना है, तो स्प्रिंग स्ट्रेच होगा, ठीक है। स्प्रिंग स्ट्रेच होगा, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम टांगेंगे तो वो स्प्रिंग जो है ना वो स्ट्रेच हो जाएगा। वन बाय वन द नोटिस दैट द स्ट्रेच ऑफ द स्प्रिंग्स ईच टाइम, इज द स्ट्रेच कॉज्ड बाय ईच ऑब्जेक्ट द सेम, मतलब सेम है, नहीं सेम नहीं होता, सबका डिफरेंट स्ट्रेचिंग होती है। जैसे सब व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज हंग फ्रॉम द स्प्रिंग स्ट्रेच ड्यू टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट बाय एन अर्थ, जो फोर्स अप्लाई की होती है ना ऑन द ऑब्जेक्ट के ऊपर बाय अर्थ, उसकी वजह से वो स्ट्रेच होता है। वी फाइंड दैट द स्ट्रेच कॉज्ड बाय द स्प्रिंग इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट ऑब्जेक्ट, मतलब स्ट्रेच जो होगा कॉज किया होगा जो स्प्रिंग की वजह से वो डिफरेंट होगा डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए। दिस इंडिकेट दैट अर्थ होल्ड्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स विद डिफरेंट फोर्सेस, ये इंडिकेट करता है कि अर्थ जो पुल करती है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को करती है विद डिफरेंट फोर्सेस से। दैट इज़ वाई द वेट ऑफ द डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज़ डिफरेंट, इसी वजह से जो वेट होता है ना वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट का वो डिफरेंट होता है। कैन वी यूज़ द स्प्रिंग्स टू मेज़र द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसीलिए हम क्या स्प्रिंग को यूज़ कर सकते हैं मेज़र करने के लिए वेट ऑफ किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट करने के लिए। स्टेप फर्दर, उसके बारे में हम जानते हैं आगे। अ स्प्रिंग बैलेंस इज़ द सिंपल डिवाइस यूज टू मेज़र वेट, मतलब फोर्स। स्प्रिंग जो होता है, स्प्रिंग बैलेंस जो होता है एक सिंपल डिवाइस है जिसको यूज़ किया जाता है मेज़र करने के लिए वेट को। इट कंसिस्ट ऑफ ए स्प्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड, स्प्रिंग को जो है वो फिक्स कर दिया जाता है एन एंड विद ए हुक अटैच्ड एट द अदर एंड, ठीक है। व्हेन वी हैंग वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द हुक द स्प्रिंग स्ट्रेच एंड द अमाउंट ऑफ स्ट्रेचिंग गिव द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। There is a scales on the balance which is marked to show the weight force, मतलब in न्यूटन, वेट जो मेज़र करता है उसको न्यूटन में मेज़र करता है। एक स्केल में स्केल लगा होता है साइड पे जो कि मेंशन होता है जिसपे न्यूटन्स लिखे होते हैं, ये 1 न्यूटन्स है, ये 2 न्यूटन्स है, इस तरह जो है वो वेट को मेज़र करता है, ठीक है। वेट जो है वो मेज़र किस में किया जाता है, वो न्यूटन में किया जाता है, क्योंकि वेट जो है वो फोर्स है अर्थ की, ठीक है। यूजली देयर इज़ आल्सो अनदर स्केल, एक अनदर स्केल होता है जो कि शो करता है करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ द मासेस, जो कि मासेस की वैल्यू शो करता है इन ग्राम्स में। दीज वैल्यूज़ हैव बीन मार्क्ड विद द अजम्पशंस दैट द स्प्रिंग बैलेंस इज़ यूज्ड ऑन अर्थ, जो कि स्प्रिंग बैलेंस जो है वो यूज़ करते हैं ऑन अर्थ पे। विद द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिंग द ऑब्जेक्ट्स, जो कि अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स हैं वो अट्रैक्ट करती हैं ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। लेट अस लर्न टू मेज़र द वेट यूजिंग द स्प्रिंग बैलेंस, अब हम स्प्रिंग बैलेंस की मदद से वेट को मेज़र करेंगे। बट फर्स्ट लेट अस फैमिलियर आवर सेल्व्स विद द स्प्रिंग बैलेंस द वे वी डिड टू थर्मामीटर, जैसे थर्मामीटर का हमने वे किया था ना, हमने थर्मामीटर के साथ हमने टेम्परेचर फाइंड आउट किया था, तो पहले हमने थर्मामीटर को समझा था कि थर्मामीटर कैसा होता है, ठीक है। इसी तरह से पहले हम स्प्रिंग बैलेंस को समझेंगे कि स्प्रिंग बैलेंस कैसे वर्क करता है, उसके बाद हम उस पर वेट मेज़र करेंगे, ठीक है। जैसे क्यूरियोसिटी की बुक में हमने मेज़र किया था ना कि टेम्परेचर वाले चैप्टर में, टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट में हमने थर्मामीटर के बारे में समझा था, तो इसमें स्प्रिंग बैलेंस में हम स्प्रिंग के बारे में पढ़ेंगे, स्प्रिंग बैलेंस के बारे में कि वो कैसे वर्क करता है, कैसे वो वेट को मेज़र करता है, ठीक है। अब लेट अस ऑब्जर्व, इसके बारे में हम ऑब्जर्व करेंगे। लुक एट द स्प्रिंग बैलेंस शोन इन 5.30 केयरफुली। व्हाट इज़ द मैक्सिमम वेट एट इट कैन मेज़र,
ठीक है। मैक्सिमम वेट कितना ये मेज़र कर सकता है, ये नोट करो आप। स्प्रिंग बैलेंस दिया होगा यहाँ पे, ठीक है। मैक्सिमम वेट देखते हैं हम कितना मेज़र कर सकता है। ये जो स्प्रिंग बैलेंस है, अभी ऐसे ही इन्होंने स्प्रिंग बैलेंस दे रखा है। इसकी जो रीडिंग होती है ना, इसको फाइंड आउट करने के लिए ये बहुत बढ़िया होता है, स्प्रिंग बैलेंस पे फाइंड आउट करना वेट को। इसको आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, नीचे हैंग किया जाता है वेट को, ठीक है। तो यहाँ पे रीडिंग बता रखी है, यहाँ पे बताया हुआ है, ये ग्राम्स में दिया हुआ है और ये न्यूटन्स में दे रखा है। और ये जो है न्यूटन्स में वेट है, ये जो वेट मेज़र करेंगे, और ये ग्राम्स में जो दिया हुआ है ये मासेस है, ठीक है। हाईएस्ट वैल्यू जो है इसकी कितनी है, ये कितना मैक्सिमम फाइंड आउट कर सकता है, ये 10 न्यूटन्स तक फाइंड आउट कर सकता है, ठीक है। और आगे हम पीछे देखते हैं क्या पूछा था। द मैक्सिमम वेट एट इट मेजर इज़ 10 न्यूटन। देखा अभी हमने देख के गए हैं ना पीछे। दस दिस स्केल हैज़ रेंज ऑफ 1 to 10 न्यूटन। तो इसके पास रेंज कितनी है स्केल के पास, 0 to 10 न्यूटन की। अब इसके बारे में हम सारा समझ लेते हैं। लेट अस नाउ ट्राई टू फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ वेट दैट कैन बी मेजर्ड बाय द स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस जो मेज़र करता है, जो उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू है, उसको फाइंड आउट करने की हम ट्राई करते हैं। लेट अस कैलकुलेट, उसको हम कैलकुलेट करते हैं। जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। लुक एट द स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। अब हम स्प्रिंग बैलेंस की तरफ देखते हैं। शोन इन फिगर एंड नोट डाउन द फॉलोइंग। हाउ मच द वेट डिफरेंस इंडिकेट बिटवीन द टू बिगर्स वैल्यू। इसमें वेट का डिफरेंस कितना इंडिकेट्स किया गया है बीच में, ठीक है। अब देखो, ध्यान से देखना, ठीक है। 1 मिनट में आपको शोन कर देती हूँ। अब स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, ये कितनी आ जाएगी, 1 न्यूटन, 1 न्यूटन बाय 5, ठीक है। तो ये कितनी आ गई, 0.2 न्यूटन। मतलब ये पूरा 1 न्यूटन। कितनी रीडिंग्स है इसमें, 1 न्यूटन्स में 1 2 3 4 5, 5 तक का ना, तो 1/5 और 0.2, ये जो स्मॉलेस्ट वैल्यू आ जाएगी इसकी जो कैलकुलेट की गई है। इसको हम देख लेते हैं आगे, हमने बताया गया है। लुक एट द स्प्रिंग बैलेंस, उसको देखो। द वेट डिफरेंस इंडिकेट दस बिटवीन द 0 to 1 न्यूटन और बिटवीन 1 न्यूटन to 2 न्यूटन इज़ 1 न्यूटन। मतलब जो डिफरेंस है इंडिकेट कितना हुआ है, वो कितना आ रहा है, वो 1 न्यूटन का डिफरेंस आ रहा है। ये 0 और 1 में कितने का डिफरेंस है, वो 1 न्यूटन का डिफरेंस है, ठीक है। और जो 1 न्यूटन है और 2 न्यूटन है, और उसमें डिफरेंस कितना है, वो भी 1 न्यूटन का है, ठीक है। हाउ मैनी डिविजन्स शोन बाय द स्मॉलर मार्क्स आर देयर बिटवीन दीज द टू बिगर्स मार्क्स। मतलब इनमें डिवीज़न कितनी है, तो इनमें 5 डिविजन्स हैं बिटवीन दीज मार्क्स में, 5 डिवीज़न दी हुई हैं, ठीक है। हाउ मच वेट डज वन स्मॉल डिवीज़न इंडिकेट। द स्मॉल डिवीज़न इंडिकेट्स कैन बी रीड, अ स्मॉल डिवीज़न कैन बी रीड बाय 1 न्यूटन, जो मैंने अभी बताई आपको, 1 न्यूटन बाय 5 इंटू, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.2 न्यूटन आ जाएगी, ठीक है। अब जो फर्दर जो इसमें न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, फर्दर हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि वो न्यूमेरिकल कैसे होते हैं। वो भी मैं आपको रीड करवा देती हूँ, समझा देती हूँ कि वो न्यूमेरिकल कैसे होंगे। जैसे कि हमने फाइंड आउट करना है, हमें इसको स्प्रिंग बैलेंस को हम देख लेते हैं। जैसे हमने फाइंड आउट करना है, स्प्रिंग बैलेंस को हमने बड़ा कर लिया। अब जैसे हमने फाइंड आउट करना है इसके बीच की रीडिंग, हमें सीधा जो वेट जैसे फाइंड आउट करना है वो तो हमें पता लग ही जाएगा, 2 न्यूटन आ जाएगा, 3 न्यूटन आ जाएगा, 4 न्यूटन आ जाएगा। अगर वैल्यू यहाँ तक आ रही है तब कैसे फाइंड आउट करोगे, अगर यहाँ तक आ जाती है, ठीक है, यहाँ तक आ जाती है तो वो कैसे फाइंड आउट करोगे। अभी इसमें क्या है, 3 न्यूटन तो पूरा पूरा आ जाएगा, ठीक है, 3 न्यूटन तो पूरा पूरा आ जाएगा। और उसमें कितने हैं, 1 और 2 आ जाएंगे, 2 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 0.2। 0.2 डिवीज़न हमने निकाली थी ना, यहाँ पे 0.2 डिवीज़न हमने निकाल ली है, वो 0.2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 + 0.4, मतलब 3.4 न्यूटन आंसर आ जाएगा, ठीक है। इससे 3.4 न्यूटन जो है वो आंसर आ जाएगा। अगर हमने बताई हो
कि आपको स्प्रिंग बैलेंस पे ऐसे नीचे जो फाइंड आउट करनी है। अब जैसे 1 न्यूटन है, अब यहाँ पे 4 दे रखा है, ठीक है, 4 पे आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो 1 न्यूटन, एक मिनट इसको रेज कर लेते हैं हम, नीचे देख लेते हैं, एक मिनट स्पेस होगी हम बहुत। हाँ, जैसे इन्होंने दे रखा था 1 न्यूटन, 1 न्यूटन और 4, 1 न्यूटन तो पूरा पूरा आ जाएगा, ठीक है, 1 न्यूटन तो पूरा पूरा आ जाएगा, प्लस कितना आएगा 4, 4 इंटू 0.2, तो कितना आ गया 1 प्लस 0.8 और कितना आ गया 1.8 न्यूटन। ऐसे फाइंड आउट की जाती है, ठीक है। जो रीडिंग बीच की रीडिंग होती है, ऐसे ही आपको एक दो मैंने करके दिखा दिए, ऐसे ही आपको न्यूमेरिकल आ जाएंगे। आपको पूछा जाएगा, मतलब आपने अपना वेट बताना है तो आपको रीडिंग बता दी जाएगी और रीडिंग आपको कही जाएगी कि इतने पॉइंट आगे है, तो आपको फाइंड आउट करके बताना होगा कि कितनी न्यूटन जो है वो वेट होगा, ठीक है। हम आगे करते हैं। इसके बाद so the smallest value of the spring balance can be read in 0.2 Newton. Now using this method, calculate the smallest value, जो अभी हमने find out किया है, calculate the smallest value of weight that can be measured with spring balance given to you. Your school laboratories may have spring balance for which the range and the value of the smallest division may be different. मतलब ऐसा नहीं होता कि spring balance हमेशा ऐसा ही बना होगा, कहीं पर weights की value जो है वो अलग होगी। तो कई बार स्केल्स जो होते हैं ना, वो अलग अलग तरह के बने होते हैं, आपको खुद देखना होगा, उनकी जो मार्किंग जो होती है वो अलग होती हैं, डिवीज़न भी अलग हो सकती हैं। तो आपने कैलकुलेट करके वैसे इसी फॉर्मूले के साथ कैलकुलेट करना है। जो स्मॉलेस्ट डिवीज़न जितनी दी होंगी, इसी में 4 डिवीज़न दी होंगी, किसी में कितनी भी डिवीज़न दी होती हैं, इसमें तो 5 डिवीज़न दे रखी थी, ठीक है ना, अलग अलग होता है। तो सभी जो स्प्रिंग बैलेंस एक जैसे नहीं होते, सबके स्प्रिंग स्केल्स अलग अलग होते हैं। इन्होंने यही बताया गया है यहाँ पे। इट इज़ देयर फॉर ऑलवेज नेसेसरी टू लुक केयरफुली एट द स्प्रिंग बैलेंस, मतलब आप इसलिए हमेशा अपनी स्प्रिंग बैलेंस को आपने अच्छी तरह से देखना है, और अदर इंस्ट्रूमेंट्स यू आर अबाउट टू यूज़, और जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको अच्छी तरह से देखना है। एंड लेट अस नाउ लर्न टू मेजर द वेट यूजिंग ए स्प्रिंग बैलेंस। अब स्प्रिंग बैलेंस से अब हम देखेंगे कि वेट को कैसे मेज़र किया जाता है फर्दर, ठीक है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। Take a spring balance and a few objects. Keep in mind that the object should not be heavier than the maximum value of the weight and the spring balance can measure, otherwise it may get damaged. मतलब इतना नहीं होना चाहिए कि वो ज़्यादा हैवी हो, ठीक है, मतलब इतना हैवी नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेट स्प्रिंग बैलेंस में जो ये मेज़र की जाती है उतना ही होना चाहिए, नहीं तो वो डैमेज हो सकता है, ठीक है। सस्पेंड करना है ऑब्जेक्ट्स को 1 by 1 फ्रॉम द हुक्स and read the scales for weight and carefully record your observations in the table 5.5. अब यहाँ पे ऐसे पेंसिल बॉक्स दे रखी है, पार्शियल फील्ड मतलब इसमें दे रखा है, आपने इसमें वेट को फाइंड आउट करना है। तो वेट आपने उसको हुक के साथ टांग करके आपने इसका वेट फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। You can repeat activity 5.10 and 5.12. The mass scales shown the left side on the spring balance and to measure the mass of the objects, ठीक है। जो स्प्रिंग बैलेंस के लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा मास दिया होता है, वहाँ से जो 5.13 में फिगर में शो किया गया है उसमें मास जो दिया होता है वो लेफ्ट हैंड साइड में दिया होता है, जिससे हम मास को फाइंड आउट कर सकते हैं। अ स्टेप फर्दर, वेट को फाइंड आउट किया है ना, वैसे ही हम मास को भी फाइंड आउट करेंगे। जैसे यहाँ पे मास के बारे में कहा गया है कि आप मास के स्केल को भी कैसे फाइंड आउट करते हो, तो उसके बारे में भी हम देख लेंगे। मास स्केल्स शोन इन फिगर्स इन लेफ्ट हैंड साइड, उसको हम देख लेते हैं। पीछे अगर दिया गया है लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसकी हम, जैसे कि ये मास स्केल है, इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए, एक मिनट वेट, ये मास स्केल है। अब इसकी रीडिंग जो है जहाँ पे लिखा होगा ग्राम्स, ये देखो यहाँ पे ग्राम्स लिखा हुआ है, ग्राम्स,
और इसको हमने रीडिंग देखो आप, इसकी अगर स्मॉलेस्ट रीडिंग हम निकालेंगे तो स्मॉलेस्ट रीडिंग हम कैसे निकालेंगे इसकी, जैसे इन्होंने दे रखा है हमने 0 to 10 100, ये 100 की है, 100 की है ना, जो डिफरेंस है वो कितना है 100 का है। और इसमें कितने डिवीजन्स हैं 1 2 3 4, तो इसके डिवीज़न कितने हैं 4, उसके साथ हम इसको डिवाइड कर देंगे और निकल जाएगा यहाँ पे 20 ग्राम हमारी स्मॉलेस्ट आ गई। मतलब जो ईच डिवीज़न की जो है ये जो वैल्यू है ये 20 ग्राम है, यहाँ पे 20 ग्राम है, ये सारी की सारी 20 20 20 मतलब बन के 100 बन गई है। 5 टाइम्स है ना, यहाँ से शुरू करेंगे तो 5 टाइम्स होके ये 100 बन गई है, 20 + 20 + 20 + 20 मतलब ये 100 बन गई है। ऐसी रीडिंग दी जाती है इसकी। अब आप कैसे फाइंड आउट करोगे, अगर हमने फाइंड आउट करना हो कि यहाँ पे रीडिंग कितनी है वेट की, तो हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे 100, इसकी जो वैल्यू भी 100 तो पूरी पूरी आ जाएगी, ठीक है, प्लस 1 2 3 3 × 20, तो ये कितनी आ गई 100 प्लस 3 × 2 6 60 मतलब 160 आ गया, 160 ग्राम, ठीक है। ऐसी रीडिंग फाइंड आउट की जाती है। एक आधा हम और देख लेते हैं ऐसे न्यूमेरिकल। ऐसे ये 300 है, 300 की यहाँ पे हमने इसको 4 तक 3rd तक फाइंड आउट कर लेते हैं। 300 तो पूरा पूरा आ जाएगा, 300 प्लस 3 × 20 ग्राम स्मॉलेस्ट निकली है 20 ग्राम, और ये हो जाएगा 60 + 300 मतलब 360 बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप फाइंड आउट कर सकते हो। ये ग्राम्स में आएगा क्योंकि ये क्या है, ये हमारा मास है, मास हमेशा ग्राम में आता है, वेट किस में आता है न्यूटन में, ठीक है। ऐसी हमारी रीडिंग्स आ जाएंगी। कहाँ पे थे हम, स्टेप फर्दर, a step further, the mass of the any object can be measured indirectly by measuring its weight, मतलब इनडायरेक्टली जो है मतलब वेट से मेज़र किया जाता है, और बाय यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस से मास को मेज़र कर सकते हैं। वैसे तो उसमें वेट को मेज़र किया जाता है, मास को नहीं किया जाता। बाय कंपेयरिंग इट्स वेट विथ वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ द नॉन मास यूजिंग बीम बैलेंस। अब बीम बैलेंस कौन सा होता है, जैसे सिंपल जो आप देखते हैं ना वो कंडा होता है, सब्जी वालों के पास होता है कंडा बीम बैलेंस, उसकी मदद से भी हम उसका वेट फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब मास फाइंड आउट कर सकते हैं। वो वेट नहीं होता, वो मास होता है, उससे हम मास फाइंड आउट करते हैं। सिंस द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन ऑलमोस्ट सेम एवरीवेयर ऑन द अर्थ, मतलब वो हमेशा सेम रहता है। सो ऑल द पर्टिकुलर पर्पज इट एक्सेप्टेड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू फाइंड इट्स मास, मतलब जो सेम तो एवरीवेयर रहता है ऑन द अर्थ, और सो फॉर आवर पार्टिकल जो प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए इट इज़ एक्सेप्टेबल वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू फाइंड इट्स मास, मतलब इसको मास के फॉर्म फाइंड आउट किया जाता है। मतलब किस में, जैसे वेट है, वेट को हम उसको मास की फॉर्म में कैसे लेते हैं, mg में सिंपली ऐसे लिया जाता है। और जो ग्राम जो होता है, ग्राम इसमें जो g की वैल्यू जो होती है इसमें वो होती है ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है, इसको क्या कहा जाता है, इसको ग्रेविटी बोला जाता है g को, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है 9.81 अप्रॉक्सीमेटली इतनी वैल्यू होती है। और इसको हम मतलब ये 10 के अप्रॉक्सीमेट ही मानी जाती है, जैसे जी की वैल्यू 10 के अप्रॉक्सीमेट मानी जाती है यहाँ पे। तो मास कितना आ जाएगा, मास की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 kg। एज वी मतलब इससे क्या होता है, मतलब इससे हमारा जो मास है, मास 1 kg वो मतलब मास जो हो गया वो 1 kg के इक्वल हो गया, ठीक है। तो मास किसके बराबर आ जाएगा 1000 ग्राम के, 1000 ग्राम, ठीक है। मतलब उसके बाद इसकी जो एज वी लर्न अर्लियर इन द चैप्टर मटेरियल अराउंड अस इन द क्यूरियोसिटी ग्रेड 6, मास ऑफ इट्स अमाउंट ऑफ द मैटर, मास को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं हम, मास इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर इज़ इन एन ऑब्जेक्ट। मतलब ग्रेड 6 में पढ़ा था ना कि मास क्या है, मास जो है अमाउंट ऑफ मैटर है जो कि इस किसी ऑब्जेक्ट में होता है, इन एन ऑब्जेक्ट में, ठीक है। इज़ मेजर्ड इन ग्राम्स, उसको ग्राम्स में मेज़र किया जाता है और किलोग्राम्स में मेज़र किया जाता है। इट्स वैल्यू रिमेन द सेम एट एवरी प्लेस, मतलब एवरी प्लेस जो होती है इसकी मास की वैल्यू सेम होती है। वेट ऑन द अदर हैंड, अब हमने वेट इसका जो है असल में हम वेट और मास का डिफरेंस देख रहे हैं यहाँ पे।
अब इसमें जो है वेट का डिफरेंस देख रहे हैं मास के साथ। पहले तो हमने मास के बारे में पढ़ा, मास क्या है, मास को जो है उसको अमाउंट ऑफ मैटर जो होती है, इसको हमने क्यूरियोसिटी की बुक में पढ़ा था 6th ग्रेड में, कि जो मास जो है वो अमाउंट ऑफ मैटर है किसी भी ऑब्जेक्ट का, जो कि ग्राम्स और किलोग्राम से मेज़र किया जाता है। ये जो रिमेन सेम होता है हर जगह पे, किसी भी जगह पे देखोगे तो ये सेम होता है। और वेट क्या है, वेट ऑन द अदर हैंड इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स, जो हम अभी पढ़ के आए हैं। ये क्या है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है विद विच द अर्थ और अनदर प्लैनेट्स पुल ऑन ऑब्जेक्ट, मतलब जो कि पुल्स करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को। सिंस ग्रेविटेशनल फोर्स कैन वेरी स्लाइटली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वेरी करती है स्लाइटली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन द अर्थ, अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो वेरी करती है प्लेस टू प्लेस में, ठीक है। कहीं पे 9.8 होगी, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है 9.8 होती है ना, 81, इसकी जो वैल्यू है वो वेरी करती रहती है, कभी 9.7, कहीं पे कुछ मतलब आएगी 9 पॉइंट समथिंग ही, मतलब ज़्यादा वेरी नहीं करती, सेम ही होती है, स्लाइटली से वेरी करती है। द अर्थ एंड कैन बी वेरी डिफरेंट, और डिफरेंट प्लैनेट्स जो होती हैं अर्थ के ऊपर, एंड वेट कैन बी चेंज बट मास डज नॉट, जो वेट तो वेट कैन चेंज हो सकता है बट लेकिन मास कभी भी चेंज नहीं होता, मतलब फोर्स चेंज हो सकती है बट लेकिन मास नहीं चेंज हो सकता, ठीक है। अ स्टेप फर्दर, अब इसमें क्या बताया गया है, इसमें मास ऑफ द ऑब्जेक्ट्स बताए गए हैं, जैसे कि अर्थ पे क्या होगा, मून पे क्या होगा। यहाँ पे हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि यहाँ पे लिखा हुआ है एंड एक मिनट वेट, एंड कैन बी वेरी डिफरेंट ऑन द डिफरेंट प्लैनेट्स, क्योंकि ग्रेविटी डिफरेंट होती रहती है डिफरेंट प्लैनेट्स के ऊपर, ठीक है। जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो अलग अलग हो जाती है। तो हमने ये कंसेप्ट तो पढ़ा हुआ है कि जो हमने ये तो देख लिया कि वेट जो है वो mg के बराबर होता है, ग्रेविटी इतनी बराबर होती है, जो 1000 kg मतलब 1 kg 1000 ग्राम मतलब 1 kg के इक्वल होता है। वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट है वो कभी चेंज नहीं होता, वो 1 kg रहता है, जितना उतना होगा उतना ही होगा, चाहे वो अर्थ पे ले जाओ, चाहे वो मून पे ले जाओ, चाहे मार्स पे ले जाओ, कहीं पर भी ले जाओ, जो उसका मास होगा, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जो होगा ना वो सेम ही रहेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेप फर्दर में द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ डिफरेंट प्लैनेट्स ऑन अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज़ डिफरेंट, ग्रेविटेशन फोर्स जो होती है वो डिफरेंट होती है प्लैनेट्स की, ऑफ द डिफरेंट प्लैनेट्स पे डिफरेंट होती है, ठीक है। दस द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट से डिफरेंट होता है, क्योंकि जो वेट होता है ऑब्जेक्ट का वो डिफरेंट होता है ऑन द डिफरेंट प्लैनेट्स पे एज शोन इन फॉलोइंग टेबल्स, इवन दो द मास रिमेन सेम, मास हमेशा रिमेन सेम रहता है। यहाँ पे उन्होंने उनका जो वेट बताया गया है, वेट जो है mg के बराबर होता है, मास इंटू ग्रेविटी के बराबर होता है। ग्रेविटी जो है वो चेंज होती रहती है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो डिफरेंट होती रहती है, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल के हिसाब से जो है इसका वेट है वो चेंज होता रहता है। अ स्टेप फर्दर इन एवरीडे लाइफ पर्टिकुलरली फॉर द गुड्स वी कॉमनली यूज़, वी जैसे हम गुड्स के हम जैसे कुछ भी हम कॉमनली यूज़ के लिए वी आर मोर इंटरेस्टेड इन अमाउंट ऑफ मैटर्स इन द ऑब्जेक्ट्स इट्स मास रादर देन फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ अपॉन इट, ठीक है ना। उसका जो हम क्या करते हैं, उसके वेट को क्या उसको मास की तरह कंसीडर करते हैं, कि मास की तरह उसको kg और ग्राम में लेते हैं, हम वेट को भी उसको यूज़ करते हैं। हाउएवर थो व्हाइल द यूनिट ऑफ मास आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ द टर्म masses, the term weight is typically used. For example, it is used that the weight of and the weight bag is 10 kg, but in scientific use this is not correct. Scientifically अगर देखा जाए तो scientifically ये correct नहीं है. It is the important to use the correct terms with their correct units, even if the everyday language is more casual. मतलब इन्होंने यही बताया गया है कि अगर वेट जो है, वेट को आपको वेट की तरह कंसीडर करना चाहिए, उसको मास की तरह कंसीडर नहीं करना चाहिए। मतलब उसको साइंटिफिकली जैसे उसका नेम है, मतलब वेट को वैसे ही कंसीडर करना चाहिए। वो एक फोर्स है, फोर्स की तरह ही कंसीडर करना चाहिए, उसको न्यूटन में लेना चाहिए, ठीक है ना। इसके बारे में बोला गया है। अब फ्लोटिंग एंड सिंकिंग, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। वाइल टेकिंग आउट ऑफ वाटर, अब यहाँ पे पहले ये लड़की कह रही है इफ़ वी प्लेस सम ऑब्जेक्ट ऑन वाटर, अगर हम प्लेस करते हैं कुछ ऑब्जेक्ट को एक वाटर में आप प्लेस करते हैं, सम ऑफ देम आर फ्लोट, कुछ तो फ्लोट हो जाते हैं, वाइल अदर फॉल ऑन द बॉटम, कुछ जो है वो नीचे बॉटम पे चले जाते हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज एक्टिंग ऑन द ऑल ऑब्जेक्ट, सभी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगती है। देन वाई डू नॉट ऑल ऑब्जेक्ट फॉल एट टू द बॉटम, फिर अगर हमें फोर्स लगती है, ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है, तो सारे के सारे ऑब्जेक्ट वो नीचे बॉटम पे क्यों नहीं फॉल होते, ये लड़की ये कह रही है। वाइल टेकिंग आउट वाटर फ्रॉम अ बकेट, बकेट जो है भरी हुई है, ठीक है ना, उससे हम मग लेते हैं, फिल्ड विद वाटर, यूजिंग ए मग, हम एक मग लेते हैं। डू यू नोटिस दैट द मग फील लाइटर, अगर बकेट होगी, बकेट के बीच में आप देखोगे, अगर मग को देखोगे, मग बहुत लाइट फील होता है। जब उस मग को आप बकेट से बाहर निकालते हो, भरे हुए मग को,
तो वो ही मग जो लाइट फील हो रहा था वो हैवी फील होता है। उसका रीज़न क्या है? व्हेन इट इज़ इनसाइड द वाटर, जब जो इनसाइड द वाटर होता है तो लाइटर फील होता है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ये ऐसा होता क्यों है? ये बियॉन्ड फोर्स की वजह से होता है, उसको हम पढ़ लेंगे। बियॉन्ड फोर्स जो होती है उसको हम देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है बियॉन्ड फोर्स का कंसेप्ट है, उसको हम देख लेंगे, ठीक है। एक्टिविटी, लेट अस इन्वेस्टिगेट। टेक एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल, एक एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल ले लेनी है, विच इट लिड क्लोजली टाइटली, मतलब जो उसकी लिड जो क्लोजली टाइटली हो, एंड ए बकेट फुल ऑफ वाटर, फुल ऑफ वाटर जैसे यहाँ पे शो किया गया है, फुल ऑफ वाटर ले लेनी है। पुश द बॉटल, अगर बॉटल को हम पुश करेंगे नीचे तो क्या होगा? वो अपवर्ड कोई फोर्स फील होगी ना हमें, कि जैसे जब वो कोई अपवर्ड फील होगा ना हमारे हैंड को कि कुछ पुश कर रहा है नीचे से, जब हम उसको रिलीज़ करेंगे तो वो बाउंस अप हो जाएगी। जैसे हम नीचे लेकर के जाएंगे उसको रिलीज़ करेंगे तो दोबारा से बाउंस अप होकर के ऊपर आ जाएगी, ठीक है। डू यू फील एन अपवर्ड पुश, रिलीज द बॉटल, डज इट बाउंस अप, क्या ये बाउंस अप होगी? तो इसका आंसर क्या आएगा? यस, ठीक है। यू वुड हैव फेल्ट एन अपवर्ड पुश, एक अपवर्ड पुश फील करेंगे हम, एंड द बॉटल बाउंस बैक टू द सर्फेस ऑफ वाटर, वो जो है वो बाउंस हो जाएगी, बाउंस होकर के ऊपर आ जाएगी, ठीक है ना, बाउंस होनी शुरू हो जाएगी सरफेस ऑफ वाटर पे। दिस इंडिकेट्स दैट वाटर अप्लाइज अ फोर्स, जो ये इंडिकेट करता है कि जो वाटर है वो अप्लाई कर रहा है फोर्स ऑन द बॉटल्स इन अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है। इन फैक्ट ऑन लिक्विड अप्लाई ए सिमिलर फोर्स, द फोर्स applied by the liquid on an object in upward direction, force applied by a liquid on an object in upward direction is known as upthrust, इसको क्या कहा जाता है? बियॉन्ड फोर्स बोला जाता है। ये जो है बियॉन्ड फोर्स की डेफिनेशन है, ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट, अब बियॉन्ड फोर्स जो होती है, फोर्स बियॉन्ड, ठीक है, वो कहाँ पे लगती है? वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगती है, ठीक है। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन लगेगी, ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन ए लिक्विड द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ एक्ट ऑन इट डाउनवर्ड, तो वो क्या होगी? वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, ठीक है। बट द बियॉन्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट बाय अ लिक्विड इज अपवर्ड डायरेक्शन, बियॉन्ड फोर्स जो है अभी मैंने बताया ना, बियॉन्ड फोर्स जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। इफ़ द ग्रेविटेशनल फोर्स इज मोर देन बियॉन्ड फोर्स, अब ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम समझ लेते हैं, इसको हम देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि इफ़ ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ मोर देन बियॉन्ड फोर्स, बियॉन्ड फोर्स से ज़्यादा होगी, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स बियॉन्ड फोर्स से ज़्यादा होगी तो क्या होगा? तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? सिंक करेगा, सिंक कर जाएगा। अगर ये बियॉन्ड फोर्स वो ज़्यादा होगी, अगर बियॉन्ड फोर्स और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अगर ये दोनों के दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगी, द ऑब्जेक्ट इज फ्लोट, देन ऑब्जेक्ट क्या करेगा? फ्लोट करेगा, तब क्या करेगा? फ्लोट करेगा, ठीक है। तब जो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा ऑन ऑफ द फैक्टर ऑन विच द बियॉन्ड फोर्स डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, वो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड पे डिपेंड करती है। यू विल लर्न अबाउट द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड लेटर चैप्टर इन दिस बुक, इस बुक में लेटर में चैप्टर्स आएंगे, आप उसमें पढ़ोगे, ठीक है, इसके बारे में। अ स्टेप फर्दर में हम देख लेते हैं, जैसे आर्किमिडीज जो है एक फेमस ग्रीक साइंटिस्ट हैं, डिस्कवर्ड दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फुली और पार्शली इमर्स्ड, जब एक ऑब्जेक्ट है, आर्किमिडीज ए फेमस ग्रीक साइंटिस्ट डिस्कवर दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फुली एंड पार्शली इमर्स्ड, अगर उसको फुली हम इमर्स करते हैं, पार्शली हम इमर्स करते हैं, आपने एक ये कंटेनर ले लेना जिसमें आपने पानी भरा हुआ है, उसमें एक जैसे स्टोन है, स्टोन को आप जैसे इमर्स करोगे तो जितना लिक्विड वहाँ से डिस्प्ले हुआ इन लिक्विड इट एक्सपीरियंस ए अपवर्ड फोर्स विच इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड इट डिस्प्लेस, मतलब जितना लिक्विड डिस्प्लेस होगा ना, जो अपवर्ड फोर्स उसके बराबर होगी, ठीक है ना। जो फोर्स है वो किसके बराबर होगी? वो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस के बराबर होगी। दिस इज नोन एज आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है ना। इफ़ द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय द ऑब्जेक्ट इज स्मॉलर देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, अब ये वेट ऑफ द लिक्विड इज स्मॉलर देन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर वेट ऑफ ऑब्जेक्ट से लिक्विड का स्मॉलर है तो वो क्या हो जाएगा? वो सिंक हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? वो सिंक हो जाएगा।
अगर वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ लेस दैन वेट ऑफ लिक्विड तो वो क्या हो जाएगा, वो जहाँ इक्वल हो जाएगा ना, जब वेट ऑफ ऑब्जेक्ट जो और वेट ऑफ लिक्विड इक्वल होगा तब क्या होगा, तब फ्लोट होगा। ठीक है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड तब फ्लोट होगा। ठीक है, तब ये सिंक हो जाएगा। वही चीज़ जो है वो यहाँ पे लिखी हुई है, द ऑब्जेक्ट विल सिंक इन द लिक्विड, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट इज स्मॉलर देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये जो लाइन मैंने अंडरलाइन की है ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से है, यही आपने अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। द ऑब्जेक्ट विल सिंक इन द लिक्विड। ठीक है, इफ़ द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इन लिक्विड। ठीक है, अब एवर हर्ड ऑफ, देयर आर सम रॉक्स, जैसे ये हमारे यहाँ पे बताई गई है, यहाँ पे प्यूमिक जो रॉक बताई गई है यहाँ पे, विच कैन फ्लोट ऑन वाटर। क्यों फ्लोट करती है, ये डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। विच इज़ फॉर्म ड्यूरिंग द वॉल्केनिक इरप्शंस व्हेन द लावास with lot of gas and water vapor cool quickly, it traps tiny bubbles of gas inside. It traps tiny bubbles of gas inside. It creates light porous rocks filled with air pockets, which is less dense than water and float on it. यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है, अगर डेंसिटी है ऑफ ऑब्जेक्ट इज मोर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तब वो क्या करेगा, तब वो सिंक कर जाएगा। ठीक है, अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड देन फ्लोट करेगा। ठीक है, ये डेंसिटी का कंसेप्ट है, तो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, तब ये फ्लोट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अभी यहाँ पे स्नैपशॉट सीख लेते हैं। ए फोर्स इज पुश्ड और पुल ऑन द ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट इंट्रैक्शंस विद अनदर ऑब्जेक्ट्स। ये हमने डेफिनेशन देख ली थी फोर्स की, ये हमने पढ़ी थी। SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड इट्स सिंबल इज N, ये भी हमने देख लिया था। फोर्स कैन एक्ट विद और विदाउट कॉन्टैक्ट्स, ये भी हमने पढ़ ली थी। कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन कौन सी होती हैं। मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स ये कौन सी होती हैं, यहाँ एग्जांपल्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती हैं ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती हैं। ठीक है, फोर्स कैन चेंज द ऑब्जेक्ट स्पीड, डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशंस और बोथ। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, शेप भी हम जो चेंज कर सकती है फोर्स। Force which come into play when an object move or try to moves over another surface is called force of friction। ये हमने पढ़ा था ना, जब लॉक हो जाती हैं, टू सरफेसेस होती हैं, उसके बारे में हमने सारा पढ़ा था। ठीक है ना, उसको क्या कहा जाता है, उसको फ्रिक्शन कहा जाता है। इट एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इन विच द ऑब्जेक्ट इज मूविंग। ठीक है ना, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है ये। उसके बाद द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैग्नेट्स ऑन द अनदर मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल, इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। जो मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बताया गया है कि फोर्स जो एक्सर्टेड बाय द मैग्नेट ऑन द अनदर मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए चार्ज्ड बॉडी ऑन अनदर चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये हमने पढ़ा था ना पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में। ठीक है ना, एक चार्ज बॉडी और अनदर चार्ज बॉडी पे और जो अनचार्ज बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करती है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ, उसको क्या कहा जाता है, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। ठीक है, और इट इज़ अट्रैक्टिव फोर्स, ये क्या है, ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है। उसके बाद पढ़ा था कि द फोर्स इन विद विच द अर्थ पुल्स एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये भी हमने पढ़ा, वेट की डेफिनेशन SI यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, ये सारा हमने पढ़ लिया इस चैप्टर में। काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद आया था मास ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन अनचेंज, ये हमने पढ़ा था कि अनचेंज होता है। वेयर एज वेट में वेरी,
फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है ना, ये वेरी करता है। ये हमने इसका डिफरेंस पढ़ा था मास और वेट का, ठीक है। उसके बाद व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन लिक्विड, द फोर्स अप्लाइड बाय द लिक्विड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन इज नोन एज अपथ्रस्ट एंड बियॉन्ड फोर्स। इसमें और भी कुछ है जो पढ़ने वाला है, उसको आप पढ़ लेना, जैसे डेंसिटी का कंसेप्ट था या आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये सारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसी के साथ जो है हमारा चैप्टर है ये ख़त्म होता है। थैंक यू, थैंक यू। जल्दी मैम नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आएंगी। थैंक यू।